नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है। राष्ट्र धर्म में कोरोना वायरस ने भारत को कभी ना भूलने वाले घात दिए हैं। लाखों लोगों की जान चली गई, लाखों परिवारों से उनके लाल छीन गए। इतना ही नहीं, इन हालातों को लेकर देश में सियासत भी खूब हुई और आज हंगामे के बीच राज्यसभा में इस मुद्दे को लेकर चर्चा की गई और आज विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब दिए गए। लेकिन इस दौरान ज्यादातर विपक्षी सांसदों ने आंकड़ों पर सवाल खड़े किए तो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने हर सवाल का मुंहतोड़ जवाब दिया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि हमारी सरकार ने हमेशा से कहा है कि संकट को राजनीति का कारण नहीं बनने देना चाहिए। ऐसे संकट के समय में राजनीति नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केंद्र कोरोना के उस डाटा को प्रकाशित करता है जो राज्य सरकारें उपलब्ध कराती हैं। हमारा काम डेटा को प्रकाशित करने का है। हमने किसी से मौतों की या फिर मामलों की कम संख्या दिखाने के लिए नहीं कहा है। इसके पीछे का कोई कारण नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने यही मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में भी कहा था। आपको बता दें कि इससे पहले जब कोरोना के मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बातचीत चल रही थी, इस दौरान भी आंकड़ों को लेकर सवाल उठे थे। उसको लेकर भी उन्होंने यही जवाब दिया था। लेकिन इसके साथ आज राज्यसभा में भी न सिर्फ शिवसेना, बीजेपी, कई लोगों ने इसको लेकर सवाल खड़े किए। और इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ विपक्ष ने कहा और इसके बाद विपक्ष ने जवाब क्या दिया, विपक्ष के तमाम सवालों का सरकार ने क्या जवाब दिया, स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। इस देश में 6,38,365 विलेजेस हैं। छोटे मोटे हेमलेट्स को छोड़ के 6,38,565। अगर किसी गांव में 5 आदमी भी अगर जिसकी कोविड की वजह से जान गई हो तो 31,91,825 होती है। और नंबर, अरे 6 लाख तो विलेजेस है। तो सुनिए, अरे आप देख लीजिए, आप देखो आंकड़े छुपाने से कुछ नहीं होता। आपस में बात ना करें। करता है, स्टेट करता है, आंकड़ा तय कौन करता है? स्टेट करता है। उसको ही रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसको डालना होता है। यहां तो किसी ने मना नहीं किया है। मोदी जी ने तो कहा कि कोई बैकलॉग है तो भी डाल दीजिए। क्यों छुपाए? और छुपाने का कारण भी क्यों है? उसके लिए कोई स्टेट से कम आंकड़ा आया तो कोई उसके लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो गई, ऐसा तो नहीं है। ये जिम्मेवारी का विषय है। लेकिन भी मैंने देखा कि यहां कई सम्मानीय सदस्यों ने कहा कि भारत सरकार आंकड़ा छुपा रही है। भारत सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट आंकड़ा भेजती है उसको कंपाइल करके पब्लिश करती है। भारत सरकार का काम होता है उसको पब्लिश करने का, उसके अलावा हमारा कोई काम नहीं होता है। ना ही भारत सरकार ने किसी को कहा है कि हम कम आंकड़ा दीजिए, ना ही यहां से किसी को कहा गया है कि कोविड के पेशेंट को कम बताइए। नहीं, बताने का, ऐसा करने का कोई रीजन नहीं है। और ये केवल मैं यहां कह रहा हूं और क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं, ऐसा नहीं है। मोदी जी ने, पर उसमें से फर्स्ट डोज वाले 32.5 करोड़ है और सेकंड डोज जिनको दोनों डोज मिल चुकी है वो लगभग 9 करोड़ पे हम पहुंच रहे हैं। पर जहां तक बड़े देशों की सूची है, अभी हम 9% के आसपास भी नहीं पहुंच पाए हैं। जो ये आंकड़े हैं हर देश के, अब हम ये नहीं कहेंगे कि भाई किस हमारा सबसे आगे पहुंच गया नंबर। प्रश्न ये है कि अभी हमको बहुत काम करना है। उसके लिए क्या रूपरेखा होगी, किसी तरह की कोताही ना हो। सर, मैं खत्म करता हूं। उसके लिए दोबारा वो अनुभव ना हो। ये तो नहीं है कि तकलीफ। हम सब लोगों ने कहा कि वैक्सीनेशन बढ़ाओ, वैक्सीनेशन बढ़ाओ। हमारे देश की क्षमता है, हम वैक्सीनेशन जितना हमारे पास उपलब्ध होगा, आपने देख लिया सभी स्टेट ने हमने इंपोर्ट करने की कोशिश की, किसी ने नहीं दिया। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाओ। वैक्सीनेशन ऑटोमेटिक कर लेंगे। वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाओ और वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लगातार एक कंपनियों के साथ बातचीत जारी रही। लेकिन सरकार से हमारा सवाल है कि आप आंकड़ा क्यों छुपा रहे हो? कितने लोग हमसे बिछड़ गए, आप बताइए, सही आंकड़ा बताइए। जो रिपोर्ट्स है वो सरकारी आंकड़े से ज्यादा है, सही बताए।
देश में देखिए महाराष्ट्र और राज्य की बात छोड़ दीजिए। चेयर को एड्रेस कीजिए। हाँ चेयर, देखिए आप प्लीज उनको बताइए। नहीं प्लीज आप एड्रेस करें। आज भी लॉकडाउन चल रहा है सर, लॉकडाउन का अपना एक दर्द है। जाइडस कैडिला उन्होंने बच्चों पर ट्रायल शुरू कर दिया है, भारत बायोटेक ने बच्चों पर ट्रायल शुरू कर दिया है। मुझे इनफॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन मिली है, मैं उसके साथ टच में रहता हूं, अच्छी तरह से सक्सेसफुली ट्रायल चल रही है। हम अपेक्षा करते हैं कि उसकी ट्रायल सक्सेस रहे और देश के बच्चों को भी टीका लगे। इस दिशा में हम गति से काम कर रहे हैं। मैं नहीं कहना चाहता हूं मेरा आंकड़ा तुम्हारा आंकड़ा, अपनी पीड़ा में आंकड़ा ढूंढिए। एक व्यक्ति नहीं है इस देश में, इस सदन में, सदन के बाहर, उस सदन में जो ये कहे कि उसने किसी जानने वाले को ना खोया हो। सर पीड़ा कह सकता हूं, ऑक्सीजन के लिए लोग फोन करते थे, हम अरेंज नहीं कर पाते थे। लोग समझते हैं सांसद है ऑक्सीजन पिछा देगा। 100 फोन में पूरे दिन में शाम को बैठ के देखते थे, सक्सेस रेट 2, सक्सेस रेट 3। हमको कौन सा आंकड़ा कोई बताएगा साहब? हमको नहीं किसी आंकड़े की बात नहीं करनी है। हमें देखना है कि जो लोग गए वो जिंदा दस्तावेज छोड़ के गए हैं हमारे फेलियर का। मेडिसिन की क्राइसिस ना हो, दिक्कत ना रहे, इसलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो बफर स्टॉक रखे, उसकी व्यवस्था उसमें की गई है। सभी डिस्ट्रिक्ट को उसके लिए पैसा दिया जाएगा। 2,44,000 बेड बनाया जाएगा। हर ब्लॉक में एक एम्बुलेंस अभी से ले लेना है 9 महीने तक। 9 महीने में 23,000 करोड़ रुपीस का खर्च करना है और एम्बुलेंस आपके तैयार ही रहे, शायद आवश्यकता हो तो उसका उपयोग करे। कम्युनिटी हॉस्पिटल उसमें से तैयार करना है। जो हमारे मेडिकल स्टूडेंट है, पैरामेडिकल स्टूडेंट है, उसको अभी से ही हायर कर लो, उसको रिस्पेक्टेड सैलरी देके उसको भी उसमें वो काम में लगे और भविष्य। तो आपने सुना सरकार के जो तमाम जो जवाब हैं वो विपक्ष के सामने रखे गए, लेकिन सवाल अब ये कि क्या विपक्ष सरकार के इन जवाबों से संतुष्ट है? क्या अब ये सियासत का दौर, जो आरोप का हम दौर देख रहे थे, क्या वो रुक पाएगा? लेकिन इस बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार चर्चा जारी। हमारे साथ विपिन शर्मा जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ये एनबी न्यूज पर। आज की चर्चा आपने देखी, राज्यसभा में हंगामे के बीच कोरोना को लेकर चर्चा की गई। किस तरीके से आप देखते हैं सरकार ने जो जवाब दिए, क्या संतुष्ट करने लायक थे? क्योंकि विपक्ष अभी तक संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। मोहित जी, कल से जब पहले दिन से मानसून सत्र शुरू हुआ तो तब से हम लोग यही अपेक्षा कर रहे थे कि कम से कम विपक्ष के पास एक सुनहरा अवसर है कि अगर वो संसद के पटल पे जाके सरकार को घेरे, क्योंकि मुद्दे काफी हैं और मुद्दों की कमी नहीं है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर बशर्ते कि विपक्ष अपनी भूमिका समझता, कि सार्थक चर्चा होने देता। लेकिन वही है कि हल्ला गुल्ला मचता रहा, डिस्ट्रप्शन होते रहे, जिसके कारण कि बार बार जो संसद की गतिविधियां हैं उनको स्थगित करना पड़ा, तो कार्यकाल को स्थगित करना पड़ा। तो यहाँ पर संवाद, क्या अपेक्षा करी जाती है कि संवाद के माध्यम से ही कुछ समस्याओं का समाधान निकलेगा। देश को आगे बढ़ाना, और सबका, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जो संसद पहुंचे हैं, और उनका एक दायित्व बनता है कि अपने जनता के प्रति, एक आम आदमी के प्रति जिन्होंने उन पर भरोसा जताया था। और यहाँ पर देखिए, कोरोना काल में हम लोग जी के हमने देखा कि कैसे ये दूसरी जो सुनामी की लहर आई उसने कितना जान मान को नुकसान दिया। सरकार से पूछना चाहिए था विपक्ष को। और जहां तक सरकार की बात है, सरकार, मैं बिल्कुल देखिए निष्पक्ष होकर एक बात बोलूंगा कि सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने अपनी तरह से बिल्कुल बात जो बोली, बिल्कुल संतुलित होकर बात बोली। उन्होंने सरकार के बारे में जो सरकार के जो उपलब्धियां थी या सरकार की जो रणनीति रही, उन्होंने वो बिल्कुल साझा करा। उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि यहाँ पर कि हमने अगर ताली थाली भी बजाई तो ताली थाली उन कोरोना योद्धाओं के सम्मान में बजाई। और उन्होंने अपनी बेटी का भी उदाहरण दिया जो इंटर्न थी कोविड वार्ड में। यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि जब आप देश को उभारना चाहते हैं और तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है,
वहां पर ऐसी स्थिति में विपक्ष से क्या आप लेकिन अपेक्षा करते हैं वही तो, कि क्योंकि विपक्ष को आज जिम्मेदारी देखिए, निभानी उस चाहिए थी। चर्चा के बाद जब मैं एक- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना मैं को एक बात लेकर करूं। सर्वदलीय बैठक बुलाई तो उस बैठक से भी कांग्रेस दूर है, वहां से ये आम आदमी देखिए, पार्टी ये दूर है, श्रोमणी अकाली दल दूर है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे यही साफ संदेश जाता है कि कांग्रेस की रणनीति में अभाव है, कमी है। यहाँ पर कांग्रेस को तो देखिए इसमें सुधार लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर सरकार को घेरना चाहते हैं, विपक्ष की भूमिका में बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या वो संदेश दे रहे हैं कि जब बहिष्कार कर रहे हैं, संवाद की प्रक्रिया का ही वो सम्मान नहीं करते, तो कैसे आगे आप उनसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं? यहाँ पर रही बात मौत के आंकड़ों की, क्योंकि मुद्दा वो था, मुद्दा उस पर सरकार को घेरा गया। आप संजय राउत की बात करें, अलग अलग नेताओं ने बात करी कि सरकार जो असली आंकड़े हैं उसको छुपा रही है, तो वहां पर स्वास्थ्य मंत्री ने बिल्कुल रुख सरकार का साफ करा कि जो आंकड़े मिलते हैं उनको केंद्र शासित प्रदेशों से या अलग अलग राज्यों से तो वहां देते हैं, तो उनका कोई इसमें कारण नहीं बनता कि उस आंकड़ों को वो छुपाएं। और रही बात कि यहाँ पर ये सुनिश्चित सबको करना है, ये बड़ा अच्छा एक संदेश दिया स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कि यहाँ पर ये सुनिश्चित करना है कि सबको मिलजुल कर जी कि यहाँ पर तीसरी लहर की जो आशंका जताई जा रही है उसको हल्के में लेना नहीं, और उसके लिए हम लोग मिलजुल के काम करें ताकि देश हम सबका है। यहाँ पर राजनीति और देखिए एक ये जो आपदा का समय है, एक और जो अहम बात उभर के आई इस पूरी जो आज देखने को जो दृश्य मिले कि यहाँ पर चर्चा हो रही थी और कि यहाँ पर की जो उन्होंने बोला कि क्राइसिस शुड नॉट बिकम द रीजन फॉर पॉलिटिक्स, कि आप आपदा जो आई, एक ऐसी राष्ट्रीय आपदा आई, मानवता पे आपदा आई, सदी की सबसे बड़ी महामारी में हमने जी के देखा, वो एक उसको आप अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए इस्तेमाल ना करें। तो ये बिल्कुल देखिए इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए यहाँ पर लेकिन मुद्दा क्या है कि यहाँ पर विपक्ष की अगर बात करें, देखिए पहले तो विपक्ष की रणनीति अच्छी थी कि यहाँ पर उन्होंने सोच के बैठे थे, यहाँ पर उसको अंग्रेजी में टैसिट बोलते हैं, टैसिट अंडरस्टैंडिंग होगी आपस में किसी तरह की, उन्होंने सोच रखा था कि सरकार को घेरेंगे, हल्ला गुल्ला मचाते रहेंगे। पहले दिन कल जो दृश्य देखने को मिले कि प्रधानमंत्री बार बार उन्होंने पहले अपना रुख साफ कर दिया कि विपक्ष को पूरा हक है हमसे तीखे सवाल पूछे, जो उनके जहन में सवाल है वो उनसे पूछे, हम हमारी कमियां उजागर करें, लेकिन बशर्ते की सार्थक चर्चा होनी चाहिए, हमारे को बोलने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। और यहाँ पर विपक्ष ने क्या मुद्दा चुना? पेगासस स्पाईवेयर का मुद्दा चुना कि यहाँ पर वो देखिए किसी और दिन हो सकता था वो यहाँ पर, लेकिन उसी में सारा समय निकल गया। यानी कि आप भी मान रहे हैं कि ये जिस तरीके से कल गृह मंत्री ने भी कहा, सरकार भी लगातार ये बात कह रही है, बीजेपी भी कह रही है कि मॉनसून सत्र आने की वजह से इस तरह के विवाद पैदा किए गए, क्रोनोलॉजी की बात गृह मंत्री ने कही थी। आपको भी लगता है कि कोरोना को लेकर जो भ्रांतियां फैलाई गई उसको लेकर सरकार चर्चा ना कर सके, इसलिए ऐसा हो रहा है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कितनी अच्छी बात बोली, क्या उससे कोई इनकार कर पाएगा? उन्होंने बोला कि जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान के दौरे पे आने लगे थे और वहां पर आंदोलनकर्ता जो शाहीन बाग के आंदोलनकर्ता थे या जो सीए को लेकर विरोध कर रहे थे, वो उत्तर पूर्वी दिल्ली की तरफ रुख कर गए और वहां पर दंगे फसाद शुरू हो गए, जाफराबाद मेट्रो स्टेशन को बंद करना पड़ गया। उसके बाद सबके सामने किसी से छुपा नहीं है। यहाँ पर एक तरफ जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मामले का संज्ञान ले लिया था, शाहीन बाग आंदोलनकर्ताओं से बातचीत करने की एक प्रक्रिया शुरू हो गई थी, उन्होंने 3 वार्ताकार नियुक्त कर दिए थे। उसके बाद क्या नौबत आन पड़ी कि टाइमिंग देखिए आप, तो यहाँ तो ये संदेह के घेरे में हर कोई आएगा जिन्होंने ये दंगे फसाद कराए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसी तरह से टाइमिंग की बात कर रहे हैं, मानसून सत्र एक तरफ, यहाँ पर ये तो पेगासस, ये तो कोई नई बात नहीं है, ये तो कई सरकारों पे आरोप लगते रहे हैं कि सरकार स्कूपिंग करती आई है, हैकिंग हो रही है, यहाँ पर फोन टैप हो रहे हैं, तो ये तो कोई नई बात नहीं है और कई देशों पे ये आरोप लग रहे हैं इस समय। तो यहाँ पर ऐसी जब स्थिति बनी है तो कम से कम आप समय की पुकार देखते हुए कि समय की मांग क्या है, समय की मांग थी कि आपको सरकार से पूछना चाहिए था, जवाबदेही मांगनी थी। क्या कोरोना के लेकर आपने आपकी क्या क्या कमियां रही, आपने मौत के आंकड़े जो आपको जो विपक्ष का आरोप था कि मौत के आंकड़े सही सरकार सार्वजनिक नहीं कर रही और उसको कई उन्होंने नंबर छुपा रखे हैं, असली नंबर, तो वो वहां पर जब ऐसी नौबत थी तो उनके पास एक सुनहरा मौका था, लेकिन उन्होंने एक सेल्फ गोल कर दिया कि आप खुद जब, और जैसे आपने खुद बोला कि कांग्रेस पार्टी जब उसका बहिष्कार कर रही है और वॉकआउट कर रहे हैं, बार बार एडजर्नमेंट हो रही है पार्लियामेंट सेशन की, तो आप खुद समझ सकते हैं। नहीं, अकेले कांग्रेस नहीं बल्कि कई दलों ने ऐसा किया, और बल्कि विधानसभा चुनावों में आप देखोगे वही दल इस मुद्दे को लेकर किस तरीके से गुमराह करते नजर आ सकते हैं, ये विधानसभा चुनावों में नजर भी आएगा। बिल्कुल विधानसभा के चुनावों में नजर आएगा। और अभी देखिए क्योंकि यहाँ पर
सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर अभी सबसे बड़ी आशंका जताई जा रही है कि यहाँ पर तीसरी लहर आने की। यहाँ पर सरकार ने अपनी बात करी कि आज 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है। उधर से ये विपक्ष पूछ सकती थी कि ये तेल की कीमतों में, पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है। रोजगार के मुद्दों, अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा जा सकता था, किसान आंदोलन की बात हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर मुद्दा चुना तो जासूसी सरकार की जासूसी। नहीं, लेकिन सर अंतिम कमेंट के रूप में आप विपक्ष को क्या संदेश देंगे सर, एक लाइन में? देखिए, विपक्ष की भूमिका लोकतंत्र में बहुत अहमियत रखती है। विपक्ष को मजबूत होना चाहिए और एक रणनीति के तहत उनको सरकार की खामियां भी उजागर करनी चाहिए और कुछ मामले जो जनमानस से होते हैं, जो देश हित के होते हैं, वहां पर कम से कम सरकार का साथ देना चाहिए और उसमें उनका कोई नुकसान नहीं होने वाला। एक आम आदमी भली भांति समझेगा कि विपक्ष ने अपनी भूमिका अच्छी निभाई है तो ये उनके हित में है। और आने वाले, और जब वक्त आता है, जब लोकतंत्र का महापर्व चुनाव होता है, तो वहां पर जनता सब चीजों का फैसला करती है। बिल्कुल सर, मैं आपको यही रोक रहा हूं, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए और आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। कोशिश ये थी हमारी कि किस तरीके से आज जो चर्चा की गई है उसके क्या कुछ मायने, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक से दूरी बनाती हुई नजर आ रही है, इसके क्या कुछ मायने। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एनपी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इन तमाम चीजों को लेकर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हंगामे के बीच में कोरोना को लेकर जो तमाम चर्चा आज राज्यसभा में हुई है, इन चीजों को समझने की और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। राकेश सिंह यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। सबसे पहले राकेश सिंह यादव जी, रुख में आप ही का करना चाहूंगा। भटनागर जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? राकेश सिंह यादव जी, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? संपर्क हम तक नहीं हो पाया। संपर्क एक बार फिर से साधने की उनसे कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से बता दें कि आज पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से विपक्ष ने हंगामे के बीच कोरोना को लेकर चर्चा करने की मांग की। सरकार ने उसको लेकर चर्चा की और उस तमाम सवालों के जवाब दिए जो लगातार विपक्ष उठा रहा था। ना सिर्फ वैक्सीनेशन पर, ना सिर्फ तीसरी लहर पर, बल्कि जो मौजूदा स्थिति में आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को लेकर भी सवाल उठे और उनका तमाम सवालों का जवाब भी नए स्वास्थ्य मंत्री ने दिया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से सरकार ने काम किया है और सिर्फ काम नहीं किया है, बल्कि आगे तीसरी लहर, जो कि संभावित तीसरी लहर है, उसके लिए भी सरकार काम कर रही है और इसके लिए तैयारियां की जा रही है। ना सिर्फ राज्य स्तर पर, ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, बल्कि गांव-गांव के स्तर पर भी काम करने की कोशिश की जा रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लेकिन इन तमाम चीजों के साथ में आपको यह भी बताते चलें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि बच्चों को लेकर भी ट्रायल चल रहे हैं। बच्चों के लिए सकारात्मक ट्रायल उनके जो आ रहे हैं और ऐसे में बच्चों को भी जल्द ही वैक्सीनेशन में हिस्सा मिलेगा। और हमारे साथ दोनों मेहमान एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। राकेश सिंह यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनपी न्यूज पर। प्रदीप भटनागर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश सिंह यादव जी, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। राकेश सिंह यादव जी, शुरुआत में आप ही के साथ करना चाहूंगा। आज पूरे देश ने देखा कि विपक्ष ने तमाम सवाल सरकार के सामने रखे, स्वास्थ्य मंत्री ने तमाम सवालों के जवाब भी दिए। क्या विपक्ष संतुष्ट है? देखिए, देश में पहली बार ऐसा लगा है कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो जवाब पहले से लिख के लाए थे, घर से वो तैयार करके लाए थे कि कोई भी ऑक्सीजन बिना ऑक्सीजन के नहीं मरा है। इतनी हास्यास्पद बात है देश में कि हर दूसरे तीसरे घर में मौत हुई है। हर हॉस्पिटल के बाहर सैकड़ों की संख्या में ऐसी मौत हुई है। ऑक्सीजन के लिए छीना झपटी हुई है, वार्ड वाइज तक खरीदे गए ऑक्सीजन के लिए। वीआईपी आदमी है तो उसको ऑक्सीजन लगा दी गई, गरीब है तो वो मरा है और ये देश ने भुगता है। और संसद जैसे मंदिर में इतना बड़ा झूठ स्वास्थ्य मंत्री बोल रहे हैं, ये इतना शर्मनाक है नरेंद्र मोदी जी के लिए। कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि आप इतने बड़ी आपदा में भी इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। ये तो स्वीकार कीजिए कि देश में ऑक्सीजन की अव्यवस्था थी,
हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं नहीं थी। पहली लहर के बाद आप कोई तैयारी नहीं कर पाए, आप सिर्फ चुनाव की तैयारी में लगे हुए थे। आपको अंदेशा ही नहीं था कि ये लहर आने वाली है। आपने कोरोना मुक्त भारत घोषित कर दिया था इस देश के प्रधानमंत्री ने। तो ऐसी देश की सरकार जो कोरोना मुक्त भारत घोषित पहले ही कर चुकी है, चुनाव में लग चुके हैं, और एक भी तैयारी जमीनी स्तर की दूसरी लहर की नहीं की गई, जिसका भुगतान देश ने कितनी बुरी तरीके से करा है, कितने लोगों की जानें गई हैं। आंकड़े छुपाने की जो बात है वो इसलिए सच है कि यही सरकार मोदी जी की थी जिसने 2020 में एक आदेश पारित करा था कि कोरोना से जो मौतें होंगी उनको 4 लाख का मुआवजा देंगे। 1 घंटे बाद वो आदेश वापस ले लिया था, फिर दूसरा आदेश दिया था। इसके बाद जब अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपको मुआवजा तो देना पड़ेगा, जब से सरकार को सांप सूंघ गया है, अब इस संसद में सबसे पहले तो उनको ये बताना था कि जो लाखों लोग मरे हैं उनको आप मुआवजा कितना दे रहे हो, 1 रुपया दे रहे हो, 1 लाख दे रहे हो, 50,000 दे रहे हो, वो सब बातें गायब हो गई हैं। रोजगार के विषय में तो बात करने की आवश्यकता प्रधानमंत्री समझते ही नहीं है। वो तो आके बोलते हैं कि कांग्रेस उनको पचा नहीं पा रही। अरे देश आपको नहीं पचा पा रहा है। 7 साल में देश की ऐसी गद बना दी है आपने कि कांग्रेस नहीं, देश की जनता नहीं पचा पा रही है, और इसकी जवाबदार देश नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी हैं जो उनको जनता पचा नहीं पा रही। ठीक है सर, प्रदीप भटनागर जी का मैं रुख करूंगा। आपका स्वागत है सर ये एनपी न्यूज पर। प्रदीप भटनागर जी, सवाल यही की शुरुआत थी, आज हंगामे के बीच में चर्चा हुई कोरोना को लेकर, उम्मीद थी कि विपक्ष संतुष्ट होगा, लेकिन लंबी चर्चा के बावजूद भी विपक्ष अभी भी सवाल खड़े कर रहा है। मोहित जी, मैंने कल भी परसों भी डिबेट हुई थी इस विषय को लेकर, और मैंने पहले ही कहा था, राकेश यादव जी की मेरे साथ बैठे थे, मैंने कहा था कि कांग्रेस जो है पूरा अपना तांडव दिखाएगी और पार्लियामेंट नहीं चलने देगी। मैंने पहले कही थी। क्यों? क्योंकि चुनावी सरगर्मी चल रही है और वो जनता को अपना भरोसा दिखाना चाहती है कि देखिए हम आपके लिए कितना लड़ रहे हैं। देखिए जो अभी कहा, भी कितनी सरलता से कहा, और इन्होंने के जो मंत्री आए थे, चिकित्सा मंत्री, उन्होंने कितनी आसानी से अपने घर से जवाब लिख के लाए थे। मैं संज्ञान में दे दूं कि कोई भी अगर राज्यसभा या लोकसभा में क्वेश्चन होता है तो उसको लिखित में मंत्री पे भी जाता है, जो मंत्री से सवाल करे जाते हैं उसकी तैयारी करके आता है, और जो मंत्री को सवाल के जवाब है वो कोई पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है दोनों चीज में। पहले थोड़ा चीजें बता दूं आपको मैं, जो लिखित में आपने कर लिख के आते हैं। भटनागर जी, उनका तर्क ये था कि ये रटे रटाई के तौर पर, ये तंज एक था, तंज के तौर पर देखिए सर। देखिए लोकसभा राज्यसभा चल रही है, पूरा भारत और पूरा विश्व देख रहा है, और एक स्वास्थ्य मंत्री खड़े होके आपके सवालों का जवाब दे रहा है। क्या संतुष्ट कैसे किया जाएगा? वो जो कागज है वो आपके मुंह में लपेट के डाल दिया जाए? जब एक चीज को बताया जा रहा है, आपकी सुनने की क्षमता क्यों नहीं थी कि आप उसके सीधा आप क्या नाम है सभापति के चले गए सामने? अरे भाई आपको वर्कआउट तो करना ही था आपको, तो आपने भंग क्यों करी राज्यसभा? आज तो पहला दिन था ना जब आपने अपने स्वास्थ्य मंत्री से पूछा, उसका सवाल का जवाब दे रहे थे कि आप खुद भागे वहां से। आपने ऑक्सीजन के विषय पूछा, मौतों के आंकड़ों के विषय पूछा, हॉस्पिटल के विषय पूछा, बिल्कुल अच्छी बात थी, पूछना भी चाहिए, और पूरा भारतवर्ष देख रहा है। मगर आपने जो सवाल पूछे आप उस जवाबों का पता क्यों नहीं पाए? मेरे तो ये समझ में नहीं आया। अभी आपने कहा ऑक्सीजन के विषय में कि बड़े बड़े पैसे वालों को ऑक्सीजन मिला और गरीबों को नहीं मिला। मैं आपको बता दूं, मैं ऑक्सीजन के विषय में अमीरों गरीबों किसी ने नहीं छोड़ा। पहले चीज तो बता दूं, इस कोरोना काल में अगर आप लोग स्ट्रक्चर ठीक करते चलते हो तो ये नौबत नहीं आती। पहली चीज, भारत एक ऐसा देश है जहां इस बार भी जो दूसरी लहर को जो कोरोना की आई, सबसे कम आंकड़े थे। आप अभी जनसंख्या नियंत्रण की बात करो तो अभी भाग जाएंगे आप, तो सवाल आ जाएंगे आपके पास। मगर आप अगर चिकित्सा सुविधाओं की बात करते हो तो आप पीछे खड़े नजर आते हो। अगर स्ट्रक्चर बनाया, मैं तो पूछता हूँ राजस्थान ने क्यों छुपाए थे आंकड़े, पंजाब ने क्यों छुपाए थे? जो यहाँ से बेड भेजे गए थे आईसीयू और वेंटिलेटर के, आपने क्यों भेज दिए थे? आप आंकड़ों को लेकर कह रहे हैं, राकेश सिंह जी से मैं इसका जवाब भी लूंगा, लेकिन भटनागर जी आज से 30 दिन पहले की अगर हम बात करें, इस बात को आप भी स्वीकार करेंगे क्योंकि आप तो सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, उन लगातार आपके बड़े लोगों के साथ संपर्क रहते हैं, उम्मीद करके लोग आपको फोन करते होंगे, मैसेज करते होंगे कि आज हमें इस अस्पताल में बेड चाहिए, हमें रेमडेसिविर चाहिए, हमको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है। आप खुद ही बताएं कि कितने लोगों के आपके पास कॉल आते थे। एक आंकड़ा एक होता है कि 100, 200, 300 और कितनों की आप मदद कर पाते थे। ये सच्चाई है। कोरोना की और कोरोना में हुई मृत्यु की बहुत बड़ी एक बाढ़ आई थी इस पूरे भारतवर्ष के अंदर, और हमने आपने देखा भी। और वो बाढ़ इतनी स्पीड से आई थी कि संभलने का किसी को मौका नहीं दिया 15 दिन तक। ये तो आप तो मानते हैं, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। और सरकार जितनी तैयारी कर रखी थी,
उससे भी ऊपर उठ के चले गए। जो कुछ राज्यों ने साथ नहीं दिया, आंकड़े छुपा के रखे, ऑक्सीजन रोक ली दूसरे राज्य की, मगर केंद्र सरकार ने उसको कंट्रोल करा, हर कीमत पे करा, चाहे वो रेल के माध्यम से करा, चाहे वो हवाई जहाज के माध्यम से करा, चाहे विदेश से हुआ अनुदान हम पे आया उसे करा। मगर कुछ राज्यों ने कोऑपरेट नहीं करा केंद्र सरकार के साथ अपने आंकड़े छुपाने में, ऑक्सीजन को लेके, दवाइयों को लेकर, आंकड़ों का जो खेल है सर, विपक्ष कह रहा है कि सरकार आंकड़े छिपा रही है, मौत के आंकड़े छिपा रही है, संक्रमित होने के आंकड़े छिपा रही है। आज कांग्रेस ने कहा कि 6 लाख से ज्यादा गांव आपके देश में है और एक गांव में कम से कम 5 लोगों की मौत का आंकड़ा भी देखें तो 31 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ये कहना है सर उनका। देखिए, मैं इसके ऊपर बता दूं, बिल्कुल बिल्कुल पूछा गया, क्या राज्य सरकार, ठीक है भटनागर जी, मैं इस पर आपका जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है, दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप भटनागर जी, एक बार फिर से रुख में आप ही का करूंगा। आंकड़े जो लगातार सवाल जिन पर उठ रहा है, आज कांग्रेस ने भी अपनी बात कही, उन्होंने कहा कि 31 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई है और इस बात से आप भी इत्तेफाक रखते होंगे, क्योंकि आप भी किसी भी गांव में अगर फोन करके पता करेंगे कि कितने लोगों की जान गई है, वो उससे कहीं ज्यादा बताएंगे। वो जो 15-20 दिनों का टाइम था, उस दौरान की हम बात करें सर। बिल्कुल, देखिए, केंद्र सरकार को जो भी आंकड़े बताते हैं राज्य सरकार बताती है, ये तो आपको थोड़ा मोहित मानना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल। राज्य सरकार क्या बताती है आंकड़ों को, क्योंकि उनका अपना मेडिकल सिस्टम होता है, केंद्र सरकार उनको जो भी चीजें सुविधा चाहिए तो वो देती है। और हमने तो देखा कि हमने तो बहुत कुछ देखा कि पिछले वर्ष के हमने जो आईसीयू और जो वेंटिलेटर बेड देखे भेजे थे हमने राज्यों में, उनका भी क्या गति हुई वो भी हमने आपको देखा। देखिए, कई चीजों में अगर हम आते हैं, अगर कोरोना में, तो कोरोना में जितने मौत का आंकड़ा विदेश के अंदर रहा, हमारे भारतवर्ष में तो फिर भी बहुत कंट्रोल रहा। मगर आज भी राज्य और राज्यों में रहने वाले नागरिक आज भी शिक्षा नहीं ले रहे हैं। मैं तो विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि इस अभियान के लिए क्या कर रहे हैं। आज ही तो बीजेपी कुछ राज्यों ने कुछ लॉकडाउन और कहीं ना कहीं सख्ती कर रखी है, शनिवार इतवार बंद कर रखा है। क्या उन चीजों को देखकर अभी भी लोग समझ नहीं रहे? सरकारें उससे पालन नहीं करा पा रही। नहीं, ठीक है ना, वो जरूरी है क्योंकि तीसरी लहर की संभावना है। लेकिन प्रदीप भटनागर जी, राकेश सिंह यादव जी के पास मैं पहुंचूंगा। ठीक है, अपनी बात पूरी करें भटनागर जी। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अभी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मीटिंग चल रही है, कांग्रेस ने वॉकआउट क्यों किया इससे, वो क्या छुपाना चाहती है और वो क्या बदनाम करना चाहती है? ये राष्ट्रीय मंच पर जाकर, विश्व के मंच पर जाकर ये भारतवर्ष को बदनाम करने के लिए जो साजिश रच रहे हैं कांग्रेस और कांग्रेस के राहुल गांधी जी, ये ठीक नहीं है भारत के लिए। मैं तो यही मैं फिर पूछ रहा हूँ सवाल कि आज आपका जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो बैठक चल रही है, आपने उसका वॉकआउट क्यों किया है? ठीक है, उसका जवाब दें मुझे। ठीक है, राकेश सिंह यादव जी, मैं आपके पास पहुंच रहा हूं और ये तमाम बातें हैं, आंकड़ों को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, उसको सरकार ने यही बात कही है राज्यसभा में, कहा कि ये स्टेट का विषय है, स्टेट ये में आंकड़े मुहैया कराता है, किसी स्टेट के ऊपर कोई दबाव नहीं है कि आंकड़े कम या ज्यादा दिखाने हैं। और सर्वदलीय बैठक जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना को लेकर अभी चर्चा कर रहे हैं, उससे कांग्रेस का वॉकआउट, उन दोनों चीजों पर। देखिए, पहली बात तो बीजेपी के प्रवक्ता ने खुद ही स्वीकार कर लिया है कि बाढ़ आई थी मौतों की। अब बाढ़ आई थी मौतों की, सुनामी आई थी मौतों की, और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री बोल रहे हैं वहां संसद में कि एक भी व्यक्ति बिना ऑक्सीजन के नहीं मरा। तो ये इन्होंने साबित कर दिया है कि अगर बाढ़ आई थी तो संख्या लाखों में होगी। और वो बात दूसरी कर रहे हैं कि राज्य सरकार आंकड़े देती है, राज्य सरकार बताती है। सबसे ज्यादा तो बीजेपी की सरकार है राज्यों में, वहां के आंकड़े देख लीजिए, मध्य प्रदेश के आंकड़े देख लीजिए, कितने आंकड़े हैं। अगर 5 आंकड़े वो देते थे इंदौर या भोपाल के, तो वहां 55 से ज्यादा लाशें जलती थी।
आप फोन की बात कर रहे थे, 200 फोन मेरे पास अगर मदद के लिए आते थे, उनमें से 2 लोगों की भी मदद हम नहीं कर पाते थे और उसमें से 130-40 लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। ये हकीकत है, ये हकीकत है जमीन की। बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा। दूसरी बात, आप बोल रहे हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अरे किसी की भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की, इंसानियत तो है ना प्रधानमंत्री में। प्रधानमंत्री है देश के, एक ऑर्डिनेंस पास नहीं कर सकते थे कि आप सही जानकारी भेजिए, चाहे बीजेपी का मुख्यमंत्री हो या कांग्रेस का मुख्यमंत्री हो, हम उनको मुआवजा जो भी देना हो, 1 रुपया भी देना हो तो देंगे। छिप गए प्रधानमंत्री, वो आदेश छुपा लिया। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मुआवजा तो आपको देना पड़ेगा, तो अब भागते फिर रहे हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री जो बोल के पीछे हट जाएं, जो संसद में आके कोरोना की कैसे हमें लहर से अब बच्चों की व्यवस्था करना है, कैसे बेड हमें लगाना है, कैसे वेंटिलेटर आएंगे, बच्चों के वेंटिलेटर अलग होते हैं, वो देश में कितने उपलब्ध हैं, ये प्रधानमंत्री को भी नहीं पता है अभी, क्योंकि वो ऑर्डर ही नहीं दिया कि वो वेंटिलेटर सप्लाई होते हैं। ये वेंटिलेटर उपयोग में नहीं आते। लेकिन राकेश जी, एक बात फिर सवाल ये उठता है कि अगर कांग्रेस वाकई में, कांग्रेस को इतनी चिंता है लोगों की, कोरोना को लेकर इतना ही सब कुछ है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना को लेकर सर्वदलीय बैठक में बुलाई गई है, तो वहाँ कांग्रेस वहां से दूर क्यों है, वहां क्यों नहीं जा रही है? मैं आपको एक सवाल बोलूं, अभी स्वास्थ्य मंत्री से शुरू कर रहा हूं, प्रधानमंत्री तक बताता हूं। स्वास्थ्य मंत्री आके बोलते हैं एक भी व्यक्ति की ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई। अब जब आप झूठ ही बोल रहे हो आके, तो आपसे चर्चा क्या की जाएगी? चर्चा वहां होती है जहां आप कुछ सत्य के आसपास बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री यहाँ बोलते हैं मैं 100 लोगों से चर्चा करूंगा। अरे सेंट्रल हॉल में आइए, सबके सामने बैठिए, वहां तो सब टेस्ट होके आ रहे हैं, वहां घबराने की क्या जरूरत है, डरने की क्या जरूरत है? क्यों एक भगोड़े प्रधानमंत्री सिद्ध होते हैं दुनिया के सामने? नहीं, प्रेस के सामने आइए, प्रेस के सामने आइए, नेताओं के सामने आइए, फिर क्यों भाग गए? जब राहुल गांधी को ये बोल सकते हैं भगोड़ा, तो प्रधानमंत्री भगोड़ा नहीं है। इसमें कौन से शब्दों की बात है? नहीं सर, देश के प्रधानमंत्री सर, इस शब्दों का तो हमें सर मर्यादा, हमें ना सिर्फ बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं, अगर राहुल गांधी भी हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनका सर आदर के साथ उनका हम नाम लें। भाजपा के बड़े नेताओं को अगर जिता देंगे तो बहुत अच्छी बात है, मैं मना कर रहा हूँ। हम तो हमेशा से आदर से नाम लेते थे। ये प्रधानमंत्री ने ओ दीदी, ए दीदी, ये तो कांग्रेस ने कभी नहीं करा। ये तो इस देश के प्रधानमंत्री ने करा ना, पूरे देश को लजवाया है। ओ दीदी, ओ दीदी, ये कौन बोलता है? ये कौन सी भाषा है? ये कौन सी मर्यादा है? ये गुजरात में होता है क्या? इस देश के प्रधानमंत्री को कभी आपने सुना ऐसे बोलते हुए? ये मैंने नहीं, आप ये बताएं सर, आप ये बताएं कि आज जो सर्वदलीय बैठक हो रही है, इससे कांग्रेस दूर क्यों है? लोग कैसे समझेंगे कि आप उनकी मांगों को उठा पा रहे हैं? क्योंकि राज्यसभा में आज भी हंगामा हुआ, लोकसभा में तो अभी तक सही तरीके तक इसको लेकर कार्रवाई शुरू हो नहीं पाई है, चर्चा हो नहीं पाई है, वहां पर इतना जबरदस्त हंगामा हुआ, तो लोग कैसे समझेंगे कि वाकई में कांग्रेस चाहती है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो इसके भी पहले का जो मुद्दा आ गया वो जासूसी का मुद्दा आ गया। आप सबके फोन टेप अभी की बैठक में क्यों नहीं है, आप ये बताइए ना, कर रहे हैं और विषय उसके बाद क्यों कर रहे हैं आप? बहिष्कार नहीं कर रही है, तो सारी दलों ने करा है, अकाली दल ने करा है, आप पार्टी ने करा, अन्य लोगों ने भी करा। तो जब जो देश के सामने आज सवाल आ चुका है, जब ये बात नहीं, और भी दलों ने किया, लेकिन बात सिर्फ कांग्रेस की हम इसलिए कर रहे हैं कि भी हमारे साथ आप मौजूद हैं। पूरी बात सुन लीजिए भटनागर जी, मेरी तो सुन लीजिए, फिर आप होना चाहिए वहाँ पे, को बोल लेने दीजिए पहले। मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस एक विपक्ष का बहुत बड़ा चेहरा है, जिसको प्रमुख रूप चाहिए, वो क्यों नहीं है? वो कह रहे हैं सर आप गलत जानकारी आप दे रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। जी, मैं बिल्कुल कोई गलत जानकारी नहीं दे रहा। मैं नहीं, आप नहीं सर, सरकार से मेरा कहने का तात्पर्य। अकाली दल ने बहिष्कार करा जी बिल्कुल, कई दलों ने किया है सर। हमारे साथ अभी आप मौजूद हैं राकेश जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं, इसलिए मैं आपसे सर सवाल कर रहा हूं और समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आप सरकार के जो बात वो बता रही है, जो जानकारी दे रही है, आप उन पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, तो विश्वास कांग्रेस को कैसे होगा? बहुत पुरानी पार्टी है, आरो भटनागर जी, सरकार का कोई मंत्री जानकारी दे रहा है, अगर वो सत्यता से परे जानकारी दे रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं सदन में, जासूसी को लेके एक लाइन बोल रहे हैं हमें नहीं पता। अरे आप सरकार में हो, अगर आपको नहीं पता सब जब तो आपकी जब चर्चा करोगे तो इस पर चर्चा होगी, तो इसको लेकर कोई समाधान निकलेगा ना सर। बात फिलहाल कोरोना की मैं सर करना चाहूंगा, कोरोना को लेकर जो आज बातचीत होनी चाहिए थी, इसको लेकर जो जवाब दिया है, आप उन्हीं पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो कांग्रेस को विश्वास कैसे होगा? किसकी बातों पर विश्वास होगा? किसी विदेश के कोई विदेशी न्यूज मैगजीन अगर ये छाप देगी कि मौतें ज्यादा हुई है तो आप उनको मान लोगे? सरकार अगर मना करेगी तो आप उनको नहीं मानोगे, तो विश्वास कैसे होगा? हम तो देश की जनता पे विश्वास करते हैं, देश की जनता को मरते हुए देखा है, शमशानों में लाइन देखी है, जनता हमसे पूछती है सवाल कि हम मर रहे थे अब क्यों मदद नहीं करी? जवाब हमारे पास रहता है कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, मदद हम कैसे करते, कहां से करते? हम आपके साथ खड़े, शमशान के बाहर खड़े भी रहे,
क्योंकि और कुछ हमारे बस में था नहीं। आज वही बात संसद में रखी जा रही है जनता की कि आज इतनी मौतें हुई हैं, उसका जवाब आप दीजिए। आप बोलते हैं कोई भी मौत नहीं हुई है, आप बोलते हैं राज्यों ने आंकड़े भेजे, हमने बता दिए। अरे तो आप देश के प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार है, स्वास्थ्य की सेवाएं सबसे पहले प्रथम अधिकार उन्हीं का होता है पूरे देश में व्यवस्था करने का। अगर आपको आंकड़े ही नहीं पता है और आप राज्यों के भरोसे हैं, और राज्यों के बाद उनके मंत्रियों के भरोसे, मंत्री के बाद जिला कलेक्टर के बाद पटवारी के बाद उससे भी नीचे वो आंकड़े भर के दे रहा है, तो आप सोचिए कितनी अव्यवस्था जान करके फैलाई है केंद्र सरकार ने। आप आंकड़े बताना नहीं चाहते, वजह सिर्फ एक ही है कि जो मुआवजा बांटना है वो कम से कम हो। कोरोना में मौत होने के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र पे कोरोना नहीं लिखा गया, यह आदेश बीजेपी सरकार ने हर जगह दिया। जहां जहां बीजेपी राज्य है वहां मृत्यु प्रमाण पत्र पे कोरोना नहीं दर्शाया गया। ऐसा क्यों किया गया, ये तो जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना है। नहीं, बीजेपी तो जवाब देगी, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर आपकी भी सरकारें हैं, वहां पर भी ऐसे आरोप लगे हैं, आंकड़ों को लेकर भी सवाल उठे हैं। महाराष्ट्र में भी उठे हैं, पंजाब में भी उठे हैं, छत्तीसगढ़ में भी उठे हैं। लेकिन मैं प्रदीप भटनागर जी आपके पास पहुंच रहा हूं अंतिम कमेंट के रूप में भी, और ये कि आप चाहे कोई भी जवाब दें, लेकिन जवाब उन लोगों के ज्यादा बड़े हैं जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया है। वो कब्रिस्तान जहां पर लंबी लंबी हमने कतारें देखी, वो शमशान घाट जहां पर लंबी कतारें हमने देखी, लगातार जलती चिताएं देखी, वो बड़ा जवाब है। बिल्कुल मोहित जी, पूरे भारतवर्ष से देखिए, और हमें तो यहाँ से लेकर पिछले कोरोना काल में विश्व में भी देखी है। पहली चीज मैं थोड़ा सा संज्ञान में दे दूं, जैसे अभी मैं सुन रहा था इनकी विषय को लेके। देखिए कोरोना की बात तो करी, मगर ये नहीं बात करी कि बाद में जो वेंटिलेटर के राज्यों में भेजे उससे क्या किया। अभी आंकड़ों की बात करी इन्होंने, देखिए इनके मंत्री से ही संतुष्ट नहीं हुए, इन्हें किसी भी चीज से संतुष्टि नहीं होती, इन्हें सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत चाहिए, इन्हें चाइना के सबूत चाहिए, इन्हें हर चीज के सबूत चाहिए, मगर बैठ के बात नहीं करेंगे ये। आज भी मैं तो कहता हूँ विपक्ष बैठे ना, बात करें ना आंख मिला के। अरे भाई आप में हिम्मत है, आप सवाल पूछिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके जवाब देके आंख से आंख मिला के देने तैयार है। और मैं आपको यादव जी संज्ञान में बता दूं कि प्रधानमंत्री हर मंत्रालय का जवाब नहीं दिया करते, थोड़ा संज्ञान में गृह मंत्रालय भी है, स्वास्थ्य मंत्रालय भी है, थोड़ा बोलने से पहले आप पूछे कि किस मंत्रालय क्या जवाब। जब तस्वीर हर जगह प्रधानमंत्री की नजर आएगी सर, ये नजर आएगा कि अब फ्री टीका मिल रहा है तो प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं, ये नजर आएगा कि पेट्रोल पंपों पे हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री। तस्वीर सर आप जिसकी दिखाओगे सवाल उसी से पूछे जाएंगे। बहरहाल में सर समय की कमी है प्रदीप भटनागर जी, मैं राकेश सिंह यादव जी के पास चला जाना चाहूंगा। सर आखिरी कमेंट के रूप में सरकार से क्या कहेंगे सर? देखिए जब ये लोग गिरा जाते हैं और जब हारने लगते हैं, जवाब नहीं होते हैं, तो इनको स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री और अन्य लोग दिखने लगते हैं। जीतते हैं तो बोले मोदी जी करने लगते हैं। मोदी जी भी घबरा जाते हैं, जब उनको जवाब देना होता है तो फिर वो इनको नीचे के प्यादों को आगे कर देते हैं कि उनके वजीर को आगे कर दिया, कभी कोई शतरंज के दूसरे खिलाड़ी को आगे कर दिया, उसके हिसाब से वो जवाब देते हैं। प्रधानमंत्री जी आपके संज्ञान डाल दूं, क्योंकि उन्हें पता है जो बने हुए ना ग्लोबल टाइम्स के वो पिट्ठू। चलिए ठीक है सर, ठीक। उम्मीद यही कि तीसरी लहर को लेकर जो आज बातचीत हुई है, सरकार कह रही है कि तीसरी लहर को लेकर तैयारियां की रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ तैयारियां हैं और उनका तीसरी लहर में किस तरीके से तैयारियों का असर दिखेगा। लेकिन आप दोनों मेहमानों का अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपना वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो कोरोना को लेकर आज राज्यसभा में हंगामे के बीच ये चर्चा हुई और इस दौरान ना सिर्फ सरकार से विपक्ष ने सवाल पूछे, बल्कि इस दौरान कई चीजों को लेकर जो टिप्पणी की गई, आंकड़ों को लेकर सवाल खड़े किए गए। एक बार फिर से अपने मुद्दे का रुख करते हैं। आपको बता दें कि आज राज्यसभा को लेकर जिस तरीके से राज्यसभा में हंगामे के बीच आज सुनवाई हुई, उसको लेकर चर्चा की गई और चर्चा में कोरोना को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब आज स्वास्थ्य मंत्री ने दिए, सरकार ने उन तमाम सवालों के जवाब दिए, चाहे उसमें आंकड़ों से लेकर कोरोना को लेकर जो तैयारी की बात थी, व्यवस्था की बात थी, या फिर तीसरी लहर को लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है, या फिर हम उसकी बात करें। तमाम ऐसी चीजें थी और उन तमाम चीजों को लेकर आज जो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की गई, तमाम जानकारी साझा की गई। लेकिन इस जानकारी से, ये आज की चर्चा से विपक्ष खासा संतुष्ट नजर नहीं आया। यही वजह है कि इस चर्चा के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में सर्वदलीय बैठक थी कोरोना को लेकर चर्चा करने के लिए, तो इसमें कई दलों ने वॉकआउट किया है। खुद कांग्रेस जो कि लगातार कोरोना को लेकर अपनी बात कह रही थी, वो भी उसमें शामिल नहीं है, वो भी उससे दूर है। आम आदमी पार्टी उससे दूर है, शिरोमणि अकाली दल उससे दूर है, कई ऐसे दल हैं जो सर्वदलीय बैठक से दूर हैं। लेकिन साथ में आपको यह भी बता दें कि आज राज्यसभा में बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे गए जिसमें सरकार ने उसको लेकर जवाब दिए। आंकड़ों को लेकर खासतौर पर जिस तरीके से लगातार मौत के आंकड़ों को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे, आज विपक्षी ओर से आपको बताएं कि जिस तरीके से बात कही गई, ये कहा गया कि अगर हम पूरे देश में गांव की हम बात करें तो 6 लाख से ज्यादा गांव हैं और 6 लाख से ज्यादा गांव में अगर एक गांव में
आकलन के तौर पर अगर जानकारी हासिल की जाए तो कम से कम 5 लोगों की अगर मौत हुई है तो 31 लाख से ज्यादा लोगों की जान ये इस दौरान हुई है। लेकिन सरकार के जो आंकड़े हैं वो करीब 4 लाख के आंकड़े हैं। लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर जब सवाल पूछा गया तो स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आंकड़े की जो जिम्मेदारी है वो राज्य सरकारों की है और राज्य सरकारों के ऊपर किसी भी तरीके से कोई दबाव नहीं है कि वो आंकड़ों में कम या फिर ज्यादा करके दिखाएं, चाहे मौत के आंकड़े हों या फिर संक्रमित होने के आंकड़े हों। उन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने अपनी बात कही। लेकिन इन तमाम चीजों के साथ ही तीसरी लहर, क्योंकि एक संभावित तीसरी लहर है और तीसरी लहर को लेकर पूरी दुनिया में हम देखें तो कई ऐसे देश हैं आज जो उनकी चपेट में हैं और ऐसे में उनकी चपेट के बावजूद भारत की हम बात करें तो यहां पर भी तैयारियां जोर शोर से जारी हैं और उन तैयारियों को लेकर भी आज विपक्ष ने स्वास्थ्य मंत्री से, सरकार से सवाल पूछे जिनका जवाब भी दिया गया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से तीसरी लहर को लेकर सरकार कदम उठा रही है। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।